नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम आधुनिक युद्ध और वैश्विक रक्षा के काफी दिलचस्प और जटिल ताने बाने को सुलझाने वाले हैं। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के आज हम यह डिकोड करेंगे कि कैसे वैश्विक व्यापार समझौतों और एकदम लेटेस्ट मिलिट्री तकनीक के बीच के तार आपस में जुड़े हुए हैं। कूटनीति से लेकर सीधे भविष्य के युद्ध के मैदान तक चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले गठबंधन और रक्षा निर्यात, उसके बाद रणनीतिक भारी भरकम हथियार और मिसाइलें, फिर हम देखेंगे अत्याधुनिक सामरिक रक्षा तकनीक और आखिर में बात करेंगे वायु प्रभुत्व और स्टेल्थ की। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, गठबंधन और रक्षा निर्यात। आज के समय में जो रणनीतिक साझेदारियां होती हैं ना, वो काफी हद तक मुक्त व्यापार पर टिकी होती हैं। अब जरा 5000 के आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत न सिर्फ भारतीय सामानों को बिना किसी ड्यूटी के वहां पहुंच मिलेगी, बल्कि हर साल 5000 भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा भी आवंटित किए जाएंगे। ये दिखाता है कि कैसे व्यापारिक समझौते असल में देशों के बीच विश्वास और सामरिक सहयोग की नींव रखते हैं। और इसी कूटनीति का एक बहुत ही दिलचस्प सैन्य पहलू भी है। संभावना है कि भारत अपनी एडवांस्ड आकाश वायु रक्षा प्रणाली को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को लोन या टेस्टिंग के आधार पर पेश कर सकता है। मौजूदा क्षेत्रीय तनावों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह शतरंज की एक बहुत ही सोची समझी चाल है। इस डील का जो सबसे शानदार पहलू है वो है दोनों तरफ का फायदा। 30 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता के साथ आकाश सिस्टम यूएई के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो फिलहाल ड्रोन और मिसाइलों के खतरों का सामना कर रहे हैं। यूएई को अपने खतरों के हिसाब से एक बेहतरीन सिस्टम टेस्ट करने को मिल रहा है और इसके बदले में भारत को सीधा रणभूमि का एकदम रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल डेटा मिलेगा। खैर, व्यापार और कूटनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रक्षा के भारी भरकम पहलू की, यानी रणनीतिक हथियार और मिसाइलें। जब बड़े पैमाने पर दुश्मनों को दूर रखने की बात आती है तो 1680 की ये संख्या बहुत कुछ कहती है। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। 1 मई से 3 मई के बीच बंगाल की खाड़ी में 1680 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। इतनी लंबी दूरी का सीधा सा मतलब है कि किसी बहुत ही अहम और लंबी दूरी वाले सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये विशाल कॉरिडोर असल में ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के परीक्षण के लिए है। ये एक बेहद आधुनिक और हवा में तेजी से अपनी दिशा बदलने में सक्षम रणनीतिक हथियार है। 1680 किलोमीटर के इस कॉरिडोर का आकार ही ये चीख चीख कर बता रहा है कि ये लंबी दूरी के सिस्टम का टेस्ट है। हाइपरसोनिक स्पीड और पल पल दिशा बदलने की इसकी खूबी इसे ट्रैक करना और नष्ट करना लगभग नामुमकिन बना देती है। और ये जो टाइमलाइन है ये शानदार ढंग से दिखाती है कि भारत का S5 क्लास परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम कितनी तेजी से और एकदम खुफिया तरीके से आगे बढ़ रहा है। 2025 के अंत तक इस मुख्य पनडुब्बी के लिए स्टील कटिंग का बड़ा माइलस्टोन हासिल होने वाला है। साथ ही फ्लीट को तेजी से और कम खर्च में बढ़ाने के लिए एक दूसरी पनडुब्बी को भी जल्द मंजूरी मिल सकती है। आगे चलकर इसका बैच प्रोडक्शन नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इसी कड़ी में एक और अहम अपडेट सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस ने भारत को चौथा S-400 स्क्वाड्रन भेज दिया है। उम्मीद है कि मई 2026 के अंत तक इसे राजस्थान सेक्टर में तैनात कर दिया जाएगा। यह कदम उस पूरे क्षेत्र में हवाई निगरानी और रक्षा को और भी अभेद्य बना देगा। चलिए अब इन विशाल रणनीतिक हथियारों से हटकर सीधे युद्ध के मैदान के भविष्य की ओर चलते हैं, यानी अत्याधुनिक सामरिक रक्षा तकनीक। आज के समय में सामरिक तकनीक कितनी तेजी से बदल रही है इसे देखिए। एक तरफ नाबू एस्ट्रा कामिकेज ड्रोन है जो खुद ब खुद गोता लगाकर सटीक हमला कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो मिशन कैंसिल करके इसे वापस भी बुलाया जा सकता है। क्लोज कॉम्बैट के लिए एसएस डिफेंस की D12 शॉटगन है जो 80 मीटर से ज्यादा की रेंज देती है। इसके अलावा निगरानी और पेलोड डिलीवरी के लिए ड्रोन 401 और दिन रात सटीक निशाना लगाने के लिए बिटमैपर ट्रैकर भी मौजूद हैं। ये सच में एक पूरा का पूरा तकनीकी मेकओवर है। अब जरा इस बजट को देखिए, 25 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये भारतीय नौसेना की अदिति 4.0 सॉवरिन चुनौती का मूल्य है। इतना बड़ा निवेश साफ दिखाता है कि भविष्य के युद्धों के लिए इस खास तकनीक को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।
और ये 25 करोड़ रुपए का पूरा चैलेंज जिस चीज के लिए है वो है क्वांटम रडार। ये अगली पीढ़ी का डिटेक्शन सिस्टम है। इसका सीधा सा लक्ष्य है क्वांटम एंटेंगलमेंट के विज्ञान का इस्तेमाल करना, ताकि मौसम चाहे जितना भी खराब क्यों ना हो, स्टेल्थ विमानों को आसानी से पकड़ा जा सके। आसान भाषा में कहें तो ये तकनीक आज की तारीख में रडार से बचने की जो भी स्टेल्थ तकनीकें हैं उन्हें पूरी तरह से बेकार कर सकती है। तो स्टील्थ और रडार की इस पूरी रेस के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बहुत ही कीमती सैन्य संपत्तियां हैं वो किसी लेजर गाइडेड मिसाइल के सटीक हमले से कैसे बचेंगे। जब कोई अचूक लेजर किसी टैंक या रेडार पे लॉक हो जाए तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए। यहीं पर डीआरडीओ का नया सॉफ्ट किल समाधान गेम में आता है। बचने की ये पूरी प्रक्रिया किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसी लगती है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 360 डिग्री वार्निंग सेंसर तुरंत भांप लेते हैं कि कोई दुश्मन लेजर हमारी कीमती संपत्ति पर लॉक हो रहा है। इसके बाद सिस्टम तुरंत डिकॉय यानी नकली लेजर एमिटर छोड़ता है जो आसपास नकली टारगेट्स बना देते हैं। तीसरा और सबसे अहम कदम, ये नकली लेजर आने वाली मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह चकमा दे देते हैं और आखिर में वो कंफ्यूज्ड मिसाइल असली टारगेट को छोड़कर किसी और दिशा में मुड़ जाती है और सुरक्षित दूरी पर जाकर नष्ट हो जाती है। यह सब सचमुच पलक झपकते ही हो जाता है। अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, वायु प्रभुत्व और स्टील्थ यानी आसमान पर नियंत्रण। आसमान पर राज करने की इस होड़ में वियतनाम अभी एक दिलचस्प रणनीतिक दौराहे पर खड़ा है। राफेल चुने या सू-57। एक तरफ अपनी वायुसेना की ताकत तुरंत बढ़ाने के लिए वो 24 से 40 राफेल फाइटर जेट्स के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भविष्य की स्टील्थ तकनीक हासिल करने के लिए उनकी नज़र सू-57 पर भी है। ये अपनी आज की ज़रूरतों और कल की तैयारी के बीच गजब का रणनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश है। अब जब सू-57 की बात हो ही रही है तो एक नई खुफिया जानकारी भी सामने आई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के हाथ कुछ तस्वीरें लगी हैं जिनसे पता चलता है कि S-71K कोवर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल ने अपने टेस्ट पास कर लिए हैं और अब ये भारी मात्रा में बनने के करीब है। ये मिसाइल एकदम सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई है और सबसे बड़ी बात, ये रडार की पकड़ में ना के बराबर आती है। इस कोवर मिसाइल की जो चीज सबसे खतरनाक है वो है ये नंबर 300। ये इस मिसाइल की रेंज है। अब युद्ध के मैदान में 300 किलोमीटर की रेंज का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई भी लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार और मिसाइलों की पहुंच से कोसों दूर रहकर भी अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। इसे ही स्टैंड ऑफ अटैक कैपेसिटी कहते हैं। यहां जो सबसे अहम बात है वो है दूर रहकर सुरक्षित बचना। सू-57 फाइटर जेट इस 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का इस्तेमाल करके अपने पायलटों को दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्रों से एकदम बाहर रख सकता है। इसके अलावा इसे S-70 ओकुटनिक जैसे लड़ाकू ड्रोन के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि इंसान के उड़ाने वाले फाइटर जेट और भी पीछे रह सकते हैं और ड्रोन आगे जाकर मिसाइल दाग सकते हैं। यह इंसानी जान की पूरी सुरक्षा करते हुए मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, कल के युद्धों में ताकत का असली पलड़ा किस तरफ झुकेगा? एक तरफ क्वांटम रडार जैसी तकनीकें आ रही हैं जो स्टील्थ को मात दे सकती हैं, तो दूसरी तरफ स्टैंड ऑफ मिसाइलें अपनी रेंज लगातार बढ़ा रही हैं। सैन्य हथियारों का ये चक्र कभी रुकने वाला नहीं है। तो क्या भविष्य में बचाव की तकनीक भारी पड़ेगी या फिर हमला करने की क्षमता जीतेगी? ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।